इंडोनेशिया से आई ये बड़ी खबर है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इंडोनेशिया की सड़कों पर भीषण बवाल मचा हुआ है। अचानक हिंसक विरोध प्रदर्शन होता दिख रहा है। पूर्वी इंडोनेशिया के सुराबाया शहर में हिंसा हो रही है और इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं। हिंसा में 5 की अब तक मौत हो चुकी है। 8 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो लगातार लोग मांग पर डटे हुए हैं और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी भी प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकार की ओर से सांसदों के आवास भत्ते में इजाफा किया गया और इसी के ऊपर विरोध भड़क गया, हिंसा हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी भी सड़कों पर बवाल काटा जा रहा है। और इंडोनेशिया के मकासर शहर में परिषद भवन में आग लगा दी गई। एक और बड़ी खबर है, जहां पुलिस से झड़प के बाद इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। बेकाबू भीड़ ने दूसरी सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो आक्रामक रुख अपना रहे हैं और एक एक कर कभी आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो तोड़फोड़ कर रहे हैं। सांसदों का वेतन बढ़ाने के बाद इस कदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। भत्ते बढ़ाने की खबर जैसे ही सामने आई, लोगों का उग्र रूप देखने को मिला। पैसे सांसदों के भत्ते बढ़ रहे हैं और लोगों की मूल सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए, बातें उठाई गई और उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप सड़कों पर देख रहे हैं। सांसदों के वेतन बढ़ने के बाद किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और आक्रामक रुख अपनाते हुए आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, आगजनी से इमारत में लोग फंस गए। दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। अचानक हुई आगजनी से 3 लोगों की मौत की खबर है। तो रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इमारत में आग लगा दी गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस बिल्डिंग में फंस गए। तो महीने से आंदोलन जारी है, लेकिन अब और भी ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इंडोनेशिया के सड़कों पर रात भर कोहराम देखने को मिला। इंडोनेशिया की सड़कों पर लगातार हंगामा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। सरकारी इमारत में आगजनी के बाद लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस की जोर जबरदस्ती से दर्जनों घायल हो गए हैं। लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस दौरान कई लोगों के घायल होने की जानकारी। और एक और खबर, इंडोनेशिया में महीनों से चल रहा है प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रबोवो लगातार उनके खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। सुबियांतो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सांसदों की सैलरी बढ़ाने का विरोध लोग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते राजधानी जकार्ता में हिंसा हुई थी और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रिहायशी इलाकों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस तरीके से बढ़ चुका है कि आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, मारपीट की जा रही है। पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान मौतों की भी खबर है और सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बलों पर इल्जाम है कि प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। गाड़ी से कुचला गया, ये आरोप लगाया गया है। पुलिस की गाड़ी के नीचे प्रदर्शनकारी आ गया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी को पुलिस की गाड़ी से कुचल दिया गया, ये आरोप प्रदर्शनकारियों ने लगाया। प्रोटेस्ट करते दौरान पुलिस की गाड़ी से एक प्रदर्शनकारी को कुचल दिया गया। ये गंभीर आरोप लगाने के बाद प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर भी लिया। एक और बड़ी खबर, जकार्ता में बाइक सवार की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस की गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर लग गई। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा था ये बाइक सवार, लेकिन उससे पहले टक्कर लग जाती है और पुलिस ने 600 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। तो स्कूल और बिजनेस पर प्रदर्शन का असर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और एक बार फिर से वॉर की खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां कुर्स से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे किस तरीके से इंडोनेशिया में हिंसा भड़की हुई है। आपको बता दें कि कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी हमले जारी हैं। एक तरफ जहां इंडोनेशिया में आग भड़की हुई है, गुस्सा भड़का हुआ है, तो दूसरी ओर रशिया के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी हमला, यूक्रेनी फाइटर जेट ने बमबारी की। हमले में रूसी ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए हैं।
और बेलगोरोद में यूक्रेनी मिग 29 का अटैक भी हुआ है। रूसी सेना की इमारत पर बमबारी की गई है। ये तस्वीरें भी उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक धमाके और रूसी सेना की इमारत पर ये बमबारी की तस्वीरें हैं। बेलगोरोद में यूक्रेनी मिग 29 से अटैक और इसके बाद रूस का भी जवाबी हमला लगातार देखने को मिल रहा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला हुआ है। इस्कंदर कैलिबर मिसाइल से हमला किया गया है। निप्रो इलाके में जेरॉन ड्रोन दागे गए हैं। तो इस्कंदर कैलिबर मिसाइल से हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से। ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला। पुतिन के घर पर भी हमला हुआ है। यह भी जानकारी मिल रही है कि पुतिन के घर पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया है। यहां पर भी अटैक हुआ है। स्मोलेंस्क प्रांत के क्रिनित्सा इलाके में हमला हुआ है। तो क्रिनित्सा इलाके में अटैक किया गया। हमले के वक्त इस घर में कोई मौजूद नहीं था। ये गनीमत रही है कि पुतिन भी यहां मौजूद नहीं थे। छुट्टियां मनाने क्रिनित्सा आते हैं पुतिन, लेकिन इस दौरान जब अटैक हुआ तब वो मौजूद नहीं थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर भी अटैक किया गया है। और जब ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन हमलों के बाद आसपास आग लग गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रूसी एजेंसियों का दावा है कि हमला नाकाम कर दिया गया है। तो घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जंग भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रूसी एजेंसियों ने दावा किया है कि हमला नाकाम कर दिया गया है। तो इस हमले के बाद आसपास के इलाके में आग लग गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने का काम शुरू किया गया था। एजेंसियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला था वो नाकाम हो गया। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर है क्रिनित्सा, जहां पर अटैक हुआ है। हमले के बाद रूसी एजेंसियां अब एक्टिव हो गई हैं। रूसी एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया है। एक तरफ जहां रिहायशी इलाकों में अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस बार टारगेट था क्रिनित्सा। मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर है। ये वो घर है पुतिन का जहां पर वो छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, यहां रुकते हैं। गनीमत रही कि जब अटैक हुआ था तो पुतिन घर में मौजूद नहीं थे। हमले के बाद रूसी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और अलर्ट मोड पर है। तो पुतिन के घर पर हमला हुआ है। इसके बाद मॉस्को में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। काला सागर से यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च हुए हैं। लंबी दूरी तय कर यूक्रेनी ड्रोन क्रिनित्सा में घुसे। ये बड़ी बात है। पुतिन के घर के पास ही ये धमाका हुआ है और घर के पास से एक साथ 3 ड्रोन अटैक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ड्रोन अटैक हुए। हमले से आसपास के इलाकों में आग लग गई। रूस का दावा है कि सभी ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं और सारी कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला हुआ है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी बताया जा रहा है। तो हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी, जिसके बाद राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला। तो रात भर सुलगती रही रिफाइनरी पर अटैक हुआ। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद रात भर रिफाइनरी सुलगती रही है। ड्रोन हमले से रूसी रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही ऑयल रिफाइनरी है जहां पर अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन एक एक कर टारगेट कर रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि रशिया इसका जवाब देगा, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि इस तरीके से जब भी यूक्रेन ने तबाही रशिया के अलग अलग शहरों में मचाई है, तब रूस ने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है। और अब तो क्रिनित्सा में अटैक किया गया है, तो साफ है कि इसका जवाब भी ताबड़तोड़ होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 बड़ी खबरें, जहां रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी अटैक हुआ है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रात भर सुलगती रही रिफाइनरी।
रूसी रिफाइनरी पर कब कब यूक्रेनी हमला हुआ वो भी आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हुए दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। कब कब अटैक हुआ, 29 अगस्त की बात करें तो क्रास्नोडार तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इस दौरान 28 अगस्त को कुइबिशेव रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ था। एक एक तस्वीर इसकी हमने दिखाई आपको। लेकिन 24 अगस्त की बात करें तो राइजन रिफाइनरी पर अटैक हुआ था और 20 अगस्त और 23 अगस्त को 2 बार नोवो रिफाइनरी को टारगेट किया गया था, यहां पर भी अटैक किया गया था। अगर 15 अगस्त की बात करें तो यहां पर साइजरन रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था और 14 अगस्त को वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर अटैक किया गया था। 10 अगस्त सार्तोव रिफाइनरी, तो 2 अगस्त को राइजन रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। यहां पर भीषण बमबारी की गई थी और इसको टारगेट किया गया था। कल एक और बड़ी जानकारी यह है कि एक बार फिर से रिफाइनरी को अटैक किया गया है। रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था पर हमला यूक्रेन कर रहा है। इसके जरिए सैन्य ईंधन आपूर्ति को बाधित करना चाहता है, रूसी डिफेंस को कमजोर करना चाहता है और रणनीतिक जवाबी कार्रवाई इसके जरिए कर रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि ईंधन संकट से अंदरूनी दबाव बढ़ाना एक मकसद है यूक्रेन का। डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है यूक्रेन। रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना चाहता है और इस वजह से एक एक कर ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, रूस के रोस्तोव पर यूक्रेनी हमला हुआ है। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक, सैन्य ठिकाने पर आग लगी नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक और अटैक, रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया है और इस दौरान भीषण आग लग गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद रहीं। सैन्य ठिकानों पर भीषण आग लगी जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है, ये वही स्पॉट है जहां पर भीषण आग लग गई। और रूस के विशाल शिप की तस्वीर भी सामने आई है। वो शिप जहां साइबेरिया में आइस ब्रेकर शिप उतारा गया। परमाणु ऊर्जा से यह आइस ब्रेकर शिप चलता है, समंदर में जमी बर्फ को तोड़ने का काम करता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी आइस ब्रेकर शिप की। परमाणु ऊर्जा से ये ऑपरेट होती है, ये चलती है और समंदर में जो बर्फ जम जाती है उसको तोड़ने का काम आइस ब्रेकर शिप का होता है। इसको अब उतार दिया गया है। साइबेरिया में आइस ब्रेकर शिप, रूस के विशाल शिप की ये तस्वीरें जिसे उतारा गया है। बढ़ते आगे, रूस के दागिस्तान में विस्फोट हुआ है। पेट्रोल स्टेशन में धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। क्या कारण रहे ये अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन दागिस्तान में धमाके हुए हैं जिसके बाद लोग दहशत में आ गए, खौफजदा हो गए और इधर उधर भागते दिखाई दिए। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हुए नजर आए। पेट्रोल स्टेशन की ये तस्वीर जहां पर धमाका हुआ, आप देख सकते हैं आसपास पहले से लोग मौजूद थे और वो दहशत में आ जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे गाजा इजराइल की। गाजा पर इजरायली एयरफोर्स का हमला हुआ है। उत्तरी गाजा में दर्जनों मिसाइल दागी गई हैं। आसमान में धूल धुएं का गुबार देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उत्तरी गाजा में दर्जनों मिसाइल दाग दी गई हैं। तो गाजा पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का अटैक देखने को मिला है। उत्तरी गाजा में दर्जनों मिसाइलें दाग दी गई हैं इस बार। और उसके बाद ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त का दृश्य है जब अटैक हुआ तो कैसे आसमान में धूल धुएं का गुबार जमा हो गया था। और एक और बड़ी खबर, लंबी जंग की तैयारी रशिया कर रहा है। रूस की तैयारी लंबी है। रूस ने घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि रूस मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का प्रोडक्शन रूस ने इस बार बढ़ा दिया है।
तो रूस की लंबे युद्ध की क्या तैयारी है ये भी समझ लेते हैं। रूसी सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है, सेना में नई रेजिमेंट बनाई जा रही है और मिसाइल ड्रोन उत्पादन में इजाफा हो रहा है। सरमत आईसीबीएम पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। रक्षा बजट में भारी इजाफा, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया से गठजोड़ ये कोशिश भी की जा रही है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रशिया सेना की बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी महाशक्ति है और ऐसे में आगे की तैयारी भी अब रूस की तरफ से कर ली गई है। आगे की प्लानिंग चीन, ईरान, उत्तर कोरिया से गठजोड़ के साथ फोकस करते हुए रूस आगे बढ़ रहा है। इस बीच एक और खबर, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल यूएस देगा। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल यूएस देने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को 3000 इराम मिसाइल यूएस प्रोवाइड कराएगा, देगा। नाटो में अमेरिकी राजदूत का भी बयान है कि यूक्रेन की $825 मिलियन की सैन्य मदद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करने जा रहा है। बढ़ता आगे, समंदर से बड़े हमले की तैयारी में है रूस, क्योंकि रूस ने नौसेना बेड़े में शामिल किया है कैलिबर फ्रिगेट। रूस ने काला सागर बेड़े को निगरानी जहाज सौंपा है। तो अब समंदर से बड़े अटैक की तैयारी में है रूस और इस वजह से वो शामिल करने जा रहा है एक और जहाज। इससे निगरानी भी करेगा। इसका नाम है कैलिबर फ्रिगेट। यूक्रेनी SU-25 का रूस पर अटैक हुआ है। रूसी सीमा के पास ये मिसाइल दागी गई है। अनगाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल इस दौरान किया जाएगा। तो रूसी सीमा के पास ये मिसाइल दागी गई, इस दौरान अनगाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी रूस इस तरीके का अटैक कर चुका है। बढ़ते आगे, खार्किव में रूसी सेना का एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेनी ड्रोन गोदामों पर हमले किए गए हैं, रॉकेट मिसाइलों के जरिए हमले किए गए हैं। G20 तो आपने सुना होगा, E20 आपने सुना है? क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल इस वक्त पड़ रहा है उसमें 20% क्या मिला हुआ है? और क्या इसका कुछ असर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, उसकी एवरेज पर भी है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं कुछ बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का एक कोट। उन्होंने कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं, और भविष्य में हमारे देश में प्रदूषण कम हो, हमारे देश की किसानों की आय बढ़े और क्रूड पर जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो। इसके लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अब वो 20% तक मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इसीलिए इसको कहा जा रहा है E20। एथेनॉल क्या है, कैसे बनता है, ये तो सब मैं आपको बताऊंगा आगे आपको। लेकिन सरकार की इस अच्छी मंशा के बीच कुछ लोगों का दावा है कि इस E20 फ्यूल से उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रही है। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि 20% इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो हमें सस्ता मिलना चाहिए। तो उनकी तमाम शंकाएं, और यही शंकाएं अब सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई हैं। इसको लेकर एक जनहित याचिका तक दाखिल की जा चुकी है। तो आज अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। G20 तो बहुत भव्य हुआ था, क्या ये E20 भी उतना ही अच्छा है? आइए जानते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आखिर ये E20 है क्या? E मतलब एथेनॉल और 20 मतलब 20%। अब हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर जो हमें पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और 80% उसमें दूसरी चीजें जैसे पेट्रोल और दूसरे केमिकल। एथेनॉल क्या है ये समझिए आप। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जैविक ईंधन है और वो प्राकृतिक स्रोतों से बनता है जो हमारे किसानों को फायदा देगा। जो गन्ना किसान है, जो दूसरी मेज के फार्मर्स है, उनको कैसे, क्योंकि वो गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा या फिर मेज से बनाया जाएगा और इससे किसानों को उनकी फसल का जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी दाम मिलेगा। तो ये सरकार का मकसद है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है एंड यूजर के उस पर, एंड यूजर के साइड पर।
एंड यूजर यानी हम और आप जो इस पेट्रोल को ले रहे हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी शिकायतें हैं कि उनके इंजन पर फर्क पड़ रहा है, खासकर वो गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं, जो E20 इनेबल नहीं है। और दिक्कत यहां तक आती है कि उनका ये कहना है कि हमें बीमा कंपनियां कुछ बीमा कंपनियां मना कर रही हैं कि भाई हम एथेनॉल से अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो हम इस पर क्लेम नहीं देंगे। और हमने देश के एक जाने माने इंश्योरेंस एग्रीगेटर से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने भी हमारे इन सवालों का जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप दे रहे हैं पैसे, क्या आप क्लेम देते हैं, तो उन्होंने कहा कि वी पास दिस क्वेश्चन। वो सवाल नहीं लिए उन्होंने। देश की राजधानी नई दिल्ली में है, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर पॉलिसी बनती है और जहां पर पॉलिसी बनी है एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, E20 फ्यूल की। वहीं बिल्कुल नजदीक एक पेट्रोल पंप है जिस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या करते हैं संजय जी आप? बेसिकली हम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं और हमारा फार्म है मेघालय में। अच्छा। तो जहाँ हम लोग अभी बैम्बू से हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए सोच रहे हैं, इथेनॉल एंड CBG, उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरा वर्किंग चल रहा है। बढ़िया बढ़िया मिल गए हम। तो आप एथेनॉल बनाने जा रहे हैं? हाँ, इथेनॉल बनाने का। अरे हम एथेनॉल पे ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो E20 फ्यूल अब मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि उससे उनकी गाड़ियों पे असर आ रहा है या गाड़ियों को माइलेज कम हो रहा है। माइलेज वगैरह कोई असर, कोई वैसा चीज नहीं है। अगर वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं, जो रेशियो आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहेगा, कोई माइलेज का असर नहीं। उनका कहना है कि अगर में हेर फेर है तो बात अलग है। नहीं, वॉल्यूम के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी का टैंक आपने पेट्रोल डला के रख दिया, करेक्ट, 2 महीने नहीं चलाया, हाँ। तो वो जो एथेनॉल है वो वहाँ पे पानी की बूंदे या मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कैसे मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा? अगर मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा तो आपका नॉर्मल पेट्रोल भी अट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल डीजल भी अट्रैक्ट करेगा। भाई आप ऐसा है ना, उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक किसी भी जो केमिकल इंजीनियर हैं या केमिस्ट्री से जिनका संबंध है, आप उनसे बातचीत करिए, दोनों का फॉर्मूला देखिए, दोनों सिमिलर चीज़ है, कहीं कोई अंतर नहीं। हम जो है ये बोल रहे हैं कि इथेनॉल 20% नहीं 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। 30 का लक्ष्य है उनका 2030 तक। हाँ, तो ठीक है ना, 40% करें। हमारी डिपेंडेंसी जो है किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कम होगी। और अब हमारे साथ वो हैं जो एक बाइकर भी हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी हैं और जो एक कह सकते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ भी है। मेरे साथ ऋषि राणा है इस वक्त, आप देख सकते हैं बाइकर की ड्रेस में भी हैं इस वक्त, और उनके पास BS3 है और वो एथेनॉल के फ्यूल को, E20 फ्यूल को लेकर क्या सोचते हैं, अब उनसे बात करते हैं। ऋषि, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू गौरव फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक। नहीं, बिल्कुल, ये अलाउइंग की बात ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है बात करना इस पर, क्योंकि इसको लेकर बड़ी बात हो रही है E20 फ्यूल को लेकर। ऋषि, आप अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाते हैं, ऐसे ही बताइए। अब मजबूरी में हमारे पास ऑप्शन नहीं है एज एन एंड यूज़र, तो मैं तो E20 ही डलवाता हूँ क्योंकि और कुछ अवेलेबल है भी नहीं। एक XP फ्यूल है, अब वो कहते हैं कि ये XP फ्यूल भी इज़ इक्विवेलेंट टू E20 बिकॉज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। और मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही हूँ, लाइक 10 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कोर वर्किंग एज एन इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर and also in research and development. Now I create content for like SOP manuals, service manuals, these kinds of things, training modules. आप मैनुअल बनाते हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों का, तब तो बहुत अच्छी बात है। ऋषि, फिर मुझे ये बताइए, एक गाड़ी जो 2020 की, 21 की, 22 की बनी हुई है, जिसके मैनुअल में E20 का जिक्र ही नहीं है, वो E5 या E10 की बात करता है, अब वो E20 पेट्रोल पे चलेगा क्योंकि देश में E5 और E10 पेट्रोल है ही नहीं। तो उस गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी को ले लें, BS3 है, तो ये कब की खरीदी हुई है? ये 2016 की है। 16 की है, हाँ। 7-8 साल पुरानी है। हाँ। तो ये बल्कि ज़्यादा पुरानी है। हाँ। तो इस गाड़ी में E20 फ्यूल से आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुलेट 500 है, जो विच इज़ कार्बोरेटेड वन। दिस इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी बट वेरी मच रिलायबल, बिकॉज मैं राइडिंग भी करता हूँ लद्दाख एंड रिमोट एरियाज, तो ये काफ़ी रिलायबल है rather than फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो द रीज़न मैंने ये मोटरसाइकिल इसीलिए ली बिकॉज इट वॉज अ कार्बोरेटेड, ओनली 500 अवेलेबल इन द कार्बोरेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन 2016, बाकी सारी इनकी 500 EFI थी। सो इसमें अगर मैं नॉर्मल, अभी तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ये E20 फ्यूल डालने लगा मैं, तो जर्किंग का इशू आ रहा है, स्टार्ट में इशू आ रहा है, मुझे स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं, और भी इश्यूज आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं अब प्रीमियम फ्यूल डालता हूँ। आई स्पेंड मोर फॉर अ प्रीमियम फ्यूल, स्टिल उस लेवल की मुझे रिफाइनमेंट नहीं मिलती जैसे इसमें पहले थी। हमने एक और बात सुनी लोगों का कि एथेनॉल से जो दिक्कत आती है इंजन में, तो क्या ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली
तो एथेनॉल इज एन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक बार अगर वो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाते हैं। जब ऐसा होता है एटमॉस्फेयर में, आपको भी पता है जैसे वी आर स्वेटिंग, अभी यहाँ पे मॉइस्चर है, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर जब वो एटमॉस्फेयर से ग्रैब करता है, जहाँ ह्यूमिडिटी है या वॉशिंग है, जहाँ से भी आ रहा है उसमें, और वो वाटर के साथ इसके इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ब्लेंड हो जा रहे हैं, तब एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड फेज सेपरेशन। वो इथेनॉल पेट्रोल से सेपरेट हो जाता है और टैंक के बॉटम में जमा हो जाता है। आपकी कोई भी व्हीकल हो, BS6, BS3, BS4, BS6 फेज 2, अगर वो बॉटम में आपको उसका फेज सेपरेशन जो वाटर है वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वाटर वो जमा हो जाता है, तो जब आपका पंपिंग होती है, बी इट फ्रॉम द ग्रेविटी और बाय अ फ्यूल पंप, ग्रेविटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो BS3 और पहले हैं उसमें कार्बोरेटेड था, या फ्यूल पंप जो EFI जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं मॉडर्न, तो वो वाटर ही पहले सक करेगा। जिन दूसरे देशों में E20 या एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल की व्यवस्था है, वहां पर उनको एथेनॉल फ्री फ्यूल की भी वहां पर व्यवस्था है और उसका विकल्प दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए ऐसा हमारे एक XP90 जो करके एक पेट्रोल है, उसमें नॉन एथेनॉल जो है वो पेट्रोल अवेलेबल है। इंडियन ऑयल का वो पेट्रोल है, और उसमें इंडियन ऑयल ने बल्कि अपने यहाँ पे अपनी जो एक्स पे या बाकी जगह पर ये कहा भी है कि हमारे पास, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो वो बिना क्या रेट होगा वो 160 रुपये करीब है। 160 रुपये लीटर, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो इसलिए आप अगर जो आप कहें, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जी E20 जो है वो विदाउट एथेनॉल भी कोई फ्यूल है क्या? ऐसा कोई है, क्योंकि ये BI स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ गया और हम लोग डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप उसको एथेनॉल को बाहर किया जाए या अलग से पेट्रोल बनाया जाए। नहीं, उसका पर्पस जो है डिफीट हो जाएगा। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पॉल्यूशन कम करना, और E20 को बल्कि हमारे विचार से तो और आगे बढ़ना चाहिए। ब्राज़ील में 30% तक जा रहा है। मुझे एक शिकायत थी जब वो पेट्रोल और में एथेनॉल डलकर कभी कोई दिक्कत आती थी इन कनेक्शन ऑफ पानी से, जब पानी मिलता मॉइस्चर होता था, मॉइस्चर से गड़बड़ होती थी। लेकिन ये तो नॉर्मल पेट्रोल में बचता था, ये एथेनॉल के लिए नहीं बचता था सिर्फ। जब एथेनॉल जो आ गया है उसके तहत कोई गाड़ी की शिकायत एज ऑफ नाउ हमें कहीं नहीं मिली जहां पर एथेनॉल से गड़बड़ हो गई हो। पानी में जाना गड़बड़ है, लेकिन आज तक सिंगल कंप्लेंट एथेनॉल से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है किसी गाड़ी में। ऐसी कोई नई गाड़ी, महंगी गाड़ी में किसी में आज तक कंप्लेंट नहीं। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कोई एवरेज में कमी आ रही है, ऐसा कोई प्रतीत हमें नहीं हुआ आज तक किसी भी प्रकार का। जैसे कि कुछ परसेंटेज का आप देखिए, आप सोचिए कि अगर एथेनॉल 20% मिल रहा है और उसके अंदर आप अगर जो सोचे तो 2-4% की किसी की गिरावट हुई है एवरेज में, उसको मापना बहुत मुश्किल है, कोई पैरामीटर नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर लोग जागरूक हो। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के क्या फायदे हैं ये बताने के लिए पेट्रोल पंप्स पर भी अब बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस वक्त हम हैं और पीछे देखिए एक पेट्रोल पंप है, बड़ा सा यहाँ पर एक बैनर लगा है जहां पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बायोफ्यूल फॉरएवर फ्यूल ये लिखा हुआ है, और उसमें बताया गया है कि देश में अभी 18% से ज्यादा ब्लेंडिंग वाला एथेनॉल इस वक्त आ रहा है देश में पेट्रोल, और उससे ग्रीन हाउस गैसेस यानी जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है, और ये इस वक्त 25 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देश में 93,000 पेट्रोल पंप्स पर ये अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मौजूद है, और साथ ही जो कार्बन गैस है वो 579 लाख मीट्रिक टन कार्बन गैस का उत्सर्जन इससे कम हुआ है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बताने के लिए ऐसे बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। अविक जी, क्योंकि आप गाड़ियों को समझते हैं, उनके डिज़ाइन को, इंजन के डिज़ाइन को समझते हैं, सीधा सवाल है, ये जो देश में E20 फ्लेक्स फ्यूल चल रहा है जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, ये गाड़ियों के लिए और खासकर वो गाड़ियां जो 2022 के पहले की बनी हुई हैं, जो अभी लाखों गाड़ियां देश में चल रही हैं सड़कों पर, उनके लिए कितना नुकसानदेह है या बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है? क्या स्टडी है आपकी? जब आप एक चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के बनाते हो, उसमें जब आप कुछ भी मिलावट, शायद गलत शब्द होगा, जब आप कुछ भी मिश्रण करते हो उसमें असर तो पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये इथेनॉल वाला जो फ्यूल है या इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है, वो एक ट्रेडिशनल आइस इंजन के लिए ये डायबिटीज़ है, ठीक है। आज आपको समझ में नहीं आएगा,
लेकिन बाद में इसका असर लेटर ऑन होगा, धीरे धीरे। इसका धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये मेरे को पूछ सकते हो कि मैं तो गाड़ी वैसे ही 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा इंजन पे। मैं ये आपको सवाल फिर उल्टा करता हूँ कि आप तो अपनी गाड़ी 5 साल बाद बेच दोगे, वो गाड़ी कोई और खरीदेगा, उससे फिर कोई और खरीदेगा, और जब तक वो थर्ड पर्सन खरीदेगा या फिर सेकंड पर्सन के एंड ऑफ लाइफ ओनरशिप पे क्या असर होगा इंजन पे। ठीक है, क्या और इंजन पे असर होगा तो क्या असर होगा एफिशिएंसीज पे, क्या असर होगा पूरे व्हीकल के परफॉर्मेंस पे, और उसके बेसिस पे फिर व्हीकल का रीसेल वैल्यू क्या रह जाएगा। मतलब अगर इंजन ख़त्म है किसी व्हीकल का और इंजन एक पर्टिकुलर एक सर्टेन परसेंटेज है गाड़ी का कॉस्ट का, तो अगर आपको इंजन चेंज करना पड़े तो फिर तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इंडिया को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स लाने चाहिए, आपको इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहिए, या एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाना चाहिए जहाँ पे टाइमलाइंस लेके आप बोलोगे कि ठीक है 2028 तक all vehicles, all further vehicles in India will be flex fuel vehicles. They will be E100. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप बिल देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंडियन ऑयल का बिल है, 17 जून का ये बिल है, ये आपके सामने, और 17 जून 2025 का। और यहाँ पर फ्यूल जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो फ्यूल है यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल। 17 जून का बिल है और इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल, 17 जून 2025 का। दूसरा बिल जो ये है, ये एचपी का बिल है और डेट आपके सामने देखिए 9 अगस्त की ये डेट है, और यहाँ भी फ्यूल के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल। ठीक है, ये बीपीसीएल का बिल है और ये डेट है 25 अगस्त 2025 की। आप देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है 25 अगस्त 2025 की, और यहाँ जब प्रोडक्ट देखते हैं हम तो इस प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है EBMS। इस EBMS को जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका मतलब आता है एथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्प्रिट। यानी जो लेबलिंग की बात हो रही है, बिल में कुछ पेट्रोल पंप्स पर सरकार अब ये बता रही है कि हम आपके गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं। हालांकि तो काफ़ी लंबे से चला आ रहा है, 5% 10%। फिर ये जो बिल्स हैं इन पर वो ऐसा प्रोडक्ट EBMS क्यों नहीं है, या फ्यूल पर पेट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ भी फ्यूल पर आप देखिए तो पेट्रोल लिखा हुआ है। ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लेबलिंग कहाँ है, बताया कहाँ जा रहा है लोगों को। सर जी, एक बड़ी बहस चल रही है इस वक्त देश में। वैसे तो ट्रम्प का टैरिफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहस E20 की चल रही है। दैट मीन्स 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, और सरकार उसके तमाम फ़ायदे गिना रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए अच्छा है ये। लेकिन कुछ लोगों के मन में, जो कार ओनर्स हैं या बाइक ओनर्स हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं। उनके मन में सवाल ये है कि क्या ये हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है, खासकर वो जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं, 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर देश को हमें रखना चाहिए। लोग अपने अलग अलग तरह से टेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो एक्सपर्ट हैं क्या हैं, इसलिए मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं। लोग मतलब आम लोग, कि हमारी गाड़ी की माइलेज में 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो 10% से लेकर 25% तक का वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना हमारी माइलेज, गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी के इंजन पर भी असर पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस पर इंजन का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर असर तभी पड़ता है जब आप रेगुलर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हो। जो नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स है, उनमें से ज़्यादा जो रबर गैस्केट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जल्दी थोड़ा, आमतौर पे अगर ये साल भर चलता है तो हो सकता है ये 6 या 7 महीने में आपको चेंज कराना पड़े, इतना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कोई गाड़ी में
आपको थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत हो। जो हमको आज डीलर से पता चल रहा है, हमारे मेंबर से, ये भी बहुत कम मात्रा में ऐसा हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो बहुत पुरानी गाड़ियों में हो रहा है, जो कम से कम 8 से 10 साल पुरानी हो, उनमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बट अदरवाइज़ जो रबर पार्ट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो एथेनॉल है वो इनको करोड़ थोड़ा जल्दी करता है, क्योंकि वो नॉन E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ है ना। जब ब्राज़ील कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका खामियाजा नहीं है, इसका ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आज जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम किस तरह की सांस लेते हैं, कैसे प्रदूषण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लाइफ के ऊपर। तो जब ये पोल्यूशन लेवल कम होगा, इंडिया का इंपोर्ट कम होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, और साथ ही साथ हमारी गाड़ियाँ और इफ़िशिएंट होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, तो इससे ओवरऑल हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के बाद क्या हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट चुकी है और कई घरों को नुकसान हुआ है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके गढ़खाल में। यहां पर किस तरीके से लगातार चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार जो पहाड़ों में बारिश हुई है, उसके बाद चिनाब नदी ने अपना उग्र रूप यहां पर धारण किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई ऐसे घर हैं जो आपको पानी में नजर आएंगे। वहीं लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ आ रहे हैं, सेफर इलाकों में आ रहे हैं। लेकिन पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस दरिया के उस तरफ जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम आपको जूम करके कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। सामने अगर आप देखें तो कई लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और ऐसे में लगातार जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो प्रशासन की तरफ से भी किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको यहाँ पे निकालने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच लगातार कई ऐसे मकान हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हुए हैं। ये देखिए सामने अगर आप इलाका देखें तो यहाँ पर भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। साहब, क्या नाम है आपका? दीप साहब, क्या हालात क्या हैं यहाँ? यहाँ देख लो, खुद ही देख लो, पानी बहुत है और पानी बहुत है। इधर से पूरा नुकसान हुआ है, फसल लगा था सभी बर्बाद हो गया। सर इधर ही गढ़खाल से। क्या हालात है? हालात सर आप देख सकते हैं कैसा हालात है। इधर कोई भी नहीं आ रहा है इधर देखने, बस देखने के लिए आ रहे हैं कि मेला लगा हुआ है ना, ऐसे सभी आ रहे हैं अपना टाइम निकालने। कई लोग फंसे, यही सर लोग फंसे हैं, लोकली लड़के निकाल रहे हैं, जो गाँव के लड़के हैं ना वही निकाल रहे हैं ट्यूब से बाहर। बढ़ते आगे और बात यूपी की करेंगे। लखनऊ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। पीएम को अपशब्द कहने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस की टीम बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दरभंगा में राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए थे, जिसका विरोध किया गया और विरोध किया जा रहा है। लखनऊ की ये तस्वीरें।